बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो खैर ऑफिस से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 हमारे पास है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। सबसे पहले तो इस चैप्टर इस यूनिट के अंदर जो हमारे पास टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं दैट आर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंपैरिजन ऑफ एफ ई वर्सेस एफ जी, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है कैपेसिटर इन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आज कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंपैरिजन ऑफ एफ ई वर्सेस एफ जी जो है वो डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एफ ई एंड एफ जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट में ही हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में दी गई है। इलेक्ट्रिक फोर्स, the force which binds up molecules and atoms together, force binds up molecules and atoms together, and you know that everything is made up of atoms, and वहां पे हमारे पास बुक में क्लियरली लिखा हुआ है हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी भी जो है दैट इज आल्सो मेड ऑफ एटम्स। इफ वी आर मेड ऑफ एटम्स वी हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड वी हैव ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों ने बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमारा टोटल आपकी बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, हाउ मच टोटल चार्ज ऑफ योर बॉडी। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे मेनली कुछ बातें जो है वो डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg। mass of proton that is 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kg। mass of neutron भी लगभग इतना ही होता है 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kg। इसको हम चैप्टर नंबर 21 में भी जाके डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है दैट इज 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन में देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के आपस में क्या रिलेशन है, तो याद रखें कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1836 टाइम्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये वैसे आप लोगों को ओरली याद होनी चाहिए। मैंने सारी बातें इसलिए रिकॉल करवाई हैं ताकि आप लोगों का एक ओवरव्यू हो जाए कि ये सारी चीजें हैं। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपली जनरली अबाउट द चार्जेस कि हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हम नेगेटिव में लेते हैं -q, और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव क्यू। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म्स भी हैं, जिस तरह के टेस्ट चार्ज हमारे पास है। टेस्ट चार्ज हमारे पास एक ऐसा पॉइंट चार्ज जो कि फील्ड डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉइंट चार्जेस का वर्ड यूज हुआ है कूलम्स लॉ के अंदर। ऐसे चार्जेस जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम,
या ऐसे चार्जेस जो अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तीसरा जो हमारे पास है वो है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन ऐसा चार्ज जो कि बल्क में है एंड इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस इट्स ऑन फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स चार्ज। इसको मैं बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया करता हूं। देखें आप, हम लोगों ने चार्ज को तो देखा नहीं है, लेकिन वी कैन सेंस द चार्ज। जहां तक टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज की बात है, मैं इसको कंपैरिजन करता हूं। देखिए हमारी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी जो पॉइंट मास है और अर्थ जो है अर्थ सोर्स मास है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हम दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन मेरे बॉडी से जो फोर्स है या मेरे रूम में पड़ी टेबल और चेयर की जो फोर्स है वो मुझे फील नहीं होती, बिकॉज देयर मैसेज आर वेरी वेरी स्मॉल। बट द अर्थ force I can experience and I can sense, because earth having a large mass, so it can produce its own field। तो ये बात आप लोगों ने इसी तरह से याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज जो है that is also point charge but it always positive। पॉइंट चार्ज जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, सोर्स चार्ज जो कि अपना फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी जनरल सी बातें थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, हमारे पास जो है वो कूलम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। कूलम्स लॉ कूलम्स एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। 1784 के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 1784 में कंप्लीट, इनका नाम चार्ल्स अगस्टन डी कूलम्ब था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। दे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स इंस्पायर्ड बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इंस्पायर्ड थे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया दैट वाज टॉर्सियन बैलेंस। ये कोई सिर्फ ये नहीं था कि इंस्पायर्ड थे तो न्यूटन की तरह ही इन्होंने जो है वो लॉ डिड्यूस कर दिया कि जी न्यूटन ने ये कहा था तो ऐसा ही है, और हमें मैथमेटिकली वैसे दिखता भी है, बट इट इज एम्पिरिकल। ये जब प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली बाय एन apparatus कॉल्ड टॉर्शन बैलेंस। आप उसको इमेजेस वगैरह उसकी देख सकते हैं गूगल पे सर्च आउट करके। तो खैर अब चलते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशन ये है नंबर 1, इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। नंबर 2, applicable when charges at rest। इसे तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब चार्जेस जो है वो रेस्ट में। तो नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टेटमेंट मैं वर्डिंग में तो नहीं लिख रहा, वर्डिंग में रिकॉल कर देता हूं। The electrostatic force between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges। Electrostatic force जो है that is directly proportional to the product of magnitude of charges Q1, Q2 and inversely proportional to the square of distance between them R square। Means कि if we have a two charges, let me say Q1 and Q2, and the distance between them is represented by this red line which is R। और याद रखिए ये फोर्स
जनरेट कहां से होगी, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कहां से होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्जेस। तो जो लाइन के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है दैट्स लेंथ इज सेड टू बी आर। तो डिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। और अगर हम यहाँ इसको ओपन कर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square. Now what is K? Where K is proportionality constant. Its value is 1 over 4 pi epsilon naught, and numerically 9 multiplied by 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. और यहां पे एक बात याद रखें कि दिस वैल्यू इज ओनली वैलिड फॉर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्योंकि हमारे पास के की डिपेंडेंस में जो है, इसकी अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो इसकी डिपेंडेंस में हम स्टूडेंट्स राइट डाउन करते हैं डिपेंडेंस। ये हमारे पास बुक की ही लाइन में लिखा हुआ है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस याद रखें इसकी दो चीजों पे, नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 2 मीडियम बिटवीन चार्जेस, और मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम ये एप्सिलॉन नॉट जो है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पे डिपेंड करती है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। और एक और बात यहाँ पे याद रखें कि जो मैंने के की वैल्यू यहाँ पे आपको एसआई सिस्टम के अंदर लिखवाई है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स इन सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड, जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर सिस्टम बताए थे, हमारे पास एसआई सिस्टम के अलावा 3 सिस्टम और हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, जो कि ओल्ड हो गए हैं। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर के की वैल्यू जो है वो इन सीजीएस सिस्टम K इज इक्वल टू 1 है। और सीजीएस सिस्टम में अगर फोर्स की बात की जाए तो वहां पे उसके यूनिट जो है वो डाइन्स हैं, 10 रेज़्ड पावर 5 डाइन। तो न्यूटन का ये रिलेशन है डाइन के साथ। ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर भी राइट डाउन करवाया था। तो स्टूडेंट ये अभी तक जो हमने यहाँ पर तक डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन और उसकी जो है वो कांस्टेंट के बारे में। अब अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें चार्जेस की, लेट मी से वी हैव 2 चार्जेस। आपको पता है हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं कि एक तो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर लेट मी से दिस इज द Q1 चार्ज इज पॉजिटिव, हियर वी हैव Q1 चार्ज, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड वी आल्सो हैव हियर अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2। तो आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो लेट मी से हियर पॉजिटिव Q1 एंड हियर नेगेटिव Q2, और इनके सेंटर्स को लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। दिस इज लाइन R। अब यहां पे हमारे पास एक तो फोर्स की नेम देना कि Q1 पे जो फोर्स लग रही है, आपको पता है इसको रिपल्शन फोर्स लगी है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज F12, और Q2 पे जो फोर्स लग रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F21। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो साथ हमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। ये बात ये भी हम डिस्कस करते हैं, एक एमसीक्यू जो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। इसका भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21 और इसका वेक्टर R12। ये इसकी मैंने डायग्राम में दिखा दिया कि कैसे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे तो इनकी फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग होगी F12, और इसी की फोर्स ये भी अट्रैक्ट होगा तो इसकी फोर्स भी इस तरह से F21। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अगर आप इन डायग्राम में देखें दैट इज अलोंग द लाइन,
बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेट मी से मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन two charges is 2 Newton along line joining the center of charges. What will be force? What will be force at 90 degree or perpendicular to line joining center of charges? Alpha option 2 Newton, beta option 1 Newton, Charlie option 1/2 Newton and delta option 0 Newton। तो बताएं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले तो अगर हम इसकी वर्डिंग को करेक्ट करें एमसीक्यूज की, तो ये कह रहा है हमें कि लेट मी से वी हैव टू चार्जेस, लेट मी से दिस इज Q1 हियर एंड हियर इज Q2। तो बताएं इस साइड पे कितना फोर्स इनके दरमियान लग रहा है, इस साइड पे कितनी फोर्स है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। तो उनके परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल के ऊपर, क्योंकि फोर्स हमारे पास एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ रिलेट करिए, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो इसी के पैरेलल ही होगी, इसके किसी भी एंगल पे या परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इट्स आंसर इज डेल्टा विच इज ऑफ 0 न्यूटन। तो यहां पे कुछ हम कंक्लूजन अबाउट द कूलम्ब फोर्स हम निकाल लेते हैं। नंबर 1, कूलम्ब्स लॉ, Fe acts along line joining the center of two charges, the center of two charges. Number 2, it's a mutual force, obey third law of Newton, obeys third law of Newton. Number 3, it always decreases by presence of some dielectric between charges। ये वही सिंपल सी बातें हैं जो आपकी बुक में, हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम इनको जो है वो इनसे रिलेटेड अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ जो है वो प्रीवियस एमसीक्यूज डिस्कस किया। एक और चीज यहाँ पे नंबर 4, इट इज क्वांटिटेटिव। ये हमें जो लॉ है
ये सिर्फ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स की ये बताएगा हमें, नॉट क्वालिटेटिव। अब हमने जो प्रीवियस मैंने जो आप लोगों को बातें शेयर की हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज उनसे रिलेटेड, द चार्ज टू कूलम and 16 coulomb are placed if 2 coulomb charge exerts a force of 4 Newton on 16 coulomb charge, then force exerted by 16 coulomb charge. Alpha option 32 Newton, beta option 8 Newton, चार्ली ऑप्शन 4 न्यूटन, डेल्टा ऑप्शन 16 न्यूटन। तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जाहिर बात है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कूलम्स फोर्स है दैट इज अ म्यूचुअल फोर्स, F12 इज इक्वल टू F21, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन जो है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा? दैट इज ऑफ 4 न्यूटन। यहां पे अगर हम इसको इस सेंस के में रेशियो के सेंस में बात करें, द चार्ज 2 कूलम एंड 16 कूलम आर प्लेस्ड टुगेदर एंड दे exert a force, electrostatic force. If they exert an electrostatic force, then the ratio of force of 2 कूलम to 16 कूलम, फिर बताएं उनकी फोर्स की रेशियो क्या होगी? लेट मी से इसकी फोर्स है F1 और इसकी फोर्स है F2। तो बताएं F1 रेशो टू F2 रेशो क्या होगी? आपको पता है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो देयर रेशो विल बी 1:1। तो यहां से ये एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये मैटर नहीं करता कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, दोनों एक ही तरह की फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए हमारे पास, यहाँ पे अगर हम मीडियम प्लेस करते हैं, अगर मीडियम की बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक F medium is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 over r square, or simply F medium is equal to F vacuum over epsilon r, and epsilon r is always greater than 1 for dielectric। हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का ही केस गिवन है हमारे सिलेबस के अंदर, तो हम डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे। और एयर को पता है, फॉर एयर आपको पता है कि एप्सिलॉन आर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.006 है। हमारे पास बुक में टेबल बना हुआ है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप उसमें से गिलास की, डायमंड की और वाटर की ये सारी वैल्यूज आप लोग जो है वो यहाँ वहां से याद कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक दिया हो और डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, तो जाहिर बात है वो उतने ही टाइम रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी को और देखें, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू एफ मीडियम एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन एफ वैक्यूम। Epsilon r has no unit because it is the ratio of same quantity force. It has no unit.
एफसी परमिटिविटी की होती है हमारे पास, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, वैल्यू विद वैल्यू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट। आपने ये बातें याद रखनी है। तो दिस इज अबाउट द मीडियम। अगर मीडियम के बारे से कोई क्वेश्चन आगे पास आ जाए कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक जो पे प्लेस किया है बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू charges is 8 Newton when a dielectric of dielectric of relative permittivity of 4 is placed between them, what will be magnitude of force if dielectric is removed? अल्फा ऑप्शन है 8 न्यूटन, बीटा ऑप्शन है 2 न्यूटन, डेल्टा चार्ली ऑप्शन है 32 न्यूटन, डेल्टा ऑप्शन है 16 न्यूटन। तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जरा एमसीक्यू को देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 8 न्यूटन व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 4 प्लेस, मतलब एफ मीडियम जो है दैट इज ऑफ 8 न्यूटन, relative permittivity is 4, we have to find F vacuum। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी चार्ली ऑप्शन 32 न्यूटन। यहां तक स्टूडेंट हमने बड़ी सिंपल सी बातें जो है वो डिस्कस की बिटवीन द चार्जेस। अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं फिर फोर्स क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक रिमूव करते हैं फिर फोर्स क्या होगी। अब हम जो है वो हमारे पास जो एक बुक का एमसीक्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है 12.2, अगर हम उसको देखें, अगर हम अब उसको डिस्कस कर लें कि आपके पास समटाइम्स एमसीक्यू होता है इन दिस फॉर्म, एक ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, और आपको यहाँ पे चार्जेस लेट से यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस है और यहाँ पे एक जो है वो क्या लेंगे पॉजिटिव चार्ज ही प्लेस है। यानी कि यहाँ आप इस ट्रायंगल को वर्डिंग में भी ला सकते हैं, इफ एट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस देन द फोर्स ऑन अपर चार्ज विल बी इन डायरेक्शन। अब देखें यहाँ पे सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछ जाएगी इस तरह के एमसीक्यूज के अंदर, अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा लाइक दिस, इसकी फोर्स आप कह दें F1 है, ये भी इसको रिपेल करेगा, इसकी फोर्स भी किधर होगी, इसकी फोर्स इस तरफ होगी, दैट इज F2। जब हमारे पास चार्जेस हैं वो इस तरह से कलेक्शन में आ जाए तो हम वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? अब हम जिस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इस चार्ज के ऊपर इस वक्त 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो इसकी हम नेट फोर्स लेंगे। नेट फोर्स कैसे लेंगे? F1 प्लस F2। F अगर हम वेक्टर फॉर्म में करना चाह रहे हैं जाहिर बात है फिर इनको वेक्टर हमें हेड टू टेल रूल ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम F1 और F2 का देखिए हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तो आप लोग देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज अपवर्ड। तो इट्स मीन कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो इस केस में हमारे पास जो है वो अपवर्ड का ऑप्शन जो है वो ठीक होगा।
और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास ये कह दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि उसके तमाम एंगल इंटरनली 60 डिग्री के होते हैं। वैसे ये एमसीक्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह का एमसीक्यूज मोस्टली इंजीनियरिंग में तो आता है, लेकिन मे बी सम टाइम आपके सिलेबस में भी आ सकता है। तो इसका अगर आपको इनके मैग्नीट्यूड दी जाए कि ये भी 1 माइक्रोकूलम है और ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, तो बताएं। अब यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो गया, डायरेक्शन की बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं वो साथ में मैग्नीट्यूड भी पूछ लेते हैं कि हमारे पास अगर 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं वो हमने ट्रायंगल की 3 साइड्स पे प्लेस किए, तो बताएं कि हमारे पास जो है वो अब जो अप साइड पे जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। तो इसके लिए आप जो है वेक्टर का फार्मूला याद रखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। और थीटा आपने यहाँ पे कितना पुट करना है, जारी बात है यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी कॉस 60 डिग्री, बिकॉज इंटरनली एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होगा 60 डिग्री। तो cos 60 याद रखें 1/2 होता है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास शॉर्ट फार्मूला बन जाएगा। और अगर ये चार्जेस सारे आपस में इक्वल है, अगर ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, तो इनकी तमाम फोर्सेस भी आपस में सेम होंगी। तो एफ नेट का फार्मूला बन जाएगा F1 स्क्वायर भी F स्क्वायर हो जाएगा, F2 स्क्वायर भी F स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos 60 से 1/2 तो ये कैंसिल, F1 F2 बच जाएगा, ये भी F स्क्वायर हो जाएगा। तो F नेट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो याद रखें F नेट का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा √3F आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह के फॉर्म में भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए यहाँ बड़ा सिंपल, हमने जो है वो इतनी कोई खास इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स नहीं है। अगर हम फोर्स अब फाइंड करना चाहें तो वो पता है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये फिर जारी बात है फिर ये हमें लेंथ गिवन होगी। तो इस तरह से भी हमें जो है वो आंसर फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट देखें, अगर हम एक और केस लेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी हमने एक साइड जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस किया, और यहाँ पे हम जो है वो लेट से एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, फिर इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। देखें ये वाला चार्ज है पॉजिटिव दिया, इसको करेगा रिपेल, इसकी फोर्स इस तरफ होगी, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स इस तरह से होगी। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें बाय हाइड्रोटेयर रूल, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज अलोंग दिस साइड, दैट इज in this direction and this is here right। तो इस तरह से अब डिफरेंट आप चार्जेस की पोजीशन करके आप लोग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, तो ऊपर वाले चार्ज पे लगने वाली फोर्स डायरेक्शन अब जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, तो फिर इसको जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ये सारी चीजें आप इजीली जो है खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी थी न्यूमेरिकल 12.2 और डायग्राम ट्रायंगल से न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कुछ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अगर हमें नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको देता हूं कि इफ टू बॉडीज initially having charge of positive 4 coulomb and minus 2 coulomb are joined by a conductor rod then new electrostatic force will be alpha option F dash is equal to 1 by 8F, beta option F dash is equal to 8F, Charlie option F dash is equal to 1 by 4F,
F is delta option F is equal to 1 by 16 F। सबसे पहले तो बात यह कि हम यहाँ पे पॉजिटिव 4 कॉलम और -2 कॉलम 2 बॉडीज पे चार्ज था। अगर हम इस एमसीक्यूज की वर्डिंग को करेक्ट करें तो देखिए हमारे पास उन्होंने बोला कि एक चार्ज Q1 है, उसका मैग्नीट्यूड, एक बॉडी है पॉजिटिव 4 कॉलम, और दूसरी बॉडी जो है दैट इज ऑफ Q2 विच है होल्डिंग चार्ज -2 कूलम। अगर हम इनकी पहली फोर्स फाइंड आउट करें कि Q over R square, Q1 Q2 over R square, so its answer will be +4 into -2 8 K over R square। ये इनकी फोर्स थी। अब वो जो उन्होंने केस दिया कि हमने इनको ज्वाइन किया बाय मेटालिक रॉड और कंडक्टर रॉड, दिस इज अ Q1 एंड दिस इज Q2। एक बात याद रखें, जब हम इनको कंडक्टर रॉड से ज्वाइन करेंगे, कंडक्टर रॉड से ज्वाइन करने के साथ क्या होगा, अब चार्जेस के पास एक पाथ बन जाएगा फ्लो करने का। तो यहां से इसके पास अगर 4 पॉजिटिव चार्जेस थे और इसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस थे, इसके पास चार्ज ज्यादा है। अब इस साइड से चार्ज है वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स दिस, और 2 पॉजिटिव चार्ज जाके इसको कर देंगे न्यूट्रल। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 पॉजिटिव चार्जेस पहुंचेंगे इधर, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली, न्यूट्रल बन गया। अब इसके पास कितने बच के 2 चार्जेस। अब क्या होगा, लेटर ऑन ये होगा कि हमारे पास Q1 है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी जब हम उनको उन चार्ज बॉडी को विद कंडक्टर रॉड अटैच करेंगे। तो इस केस में अगर आप फोर्स देखें तो F डैश विल बी के Q1 Q2 over R square। Now F dash Q1 Q2 over the now charge is 1 coulomb and 1 coulomb, it is simply K over R square। अगर आप इसको देखें, अब इसके साथ जो रिलेशन बन रहा है, जारी बात है अगर हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं, F dash 1 by 8 into 8 K over R square, so F dash is equal to 1 by 8 into F। तो स्टूडेंट्स उनकी फोर्स जो है वो हमारे पास 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब लॉ से डिस्कशन। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अलावा यहाँ पे एक और बात देखें, अगर आपको स्फीयर की बात की जाती है, these two are spheres, let me say this, and if we place positive charges here on the surface of these two spheres, let me say this is of sphere A and this is the sphere B। यहाँ पे स्टूडेंट आप एक बात देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ हमारे पास, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो ज्यादा चार्जेस हैं, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों की सेम होगी। देखें जितना गैप इनके अंदर आ रहा है उतना ही गैप इनके अंदर आ रहा है। चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है, चार्जेस अपने आप को, पहली बात हुई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि तमाम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। ये चार्जेस अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लेते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। यहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सर्फ इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी, बट हमारे पास चार्ज उसी स्फीयर पे ज्यादा होगा जिसका रेडियस जो है वो ज्यादा है। तो याद रखें कि यहाँ पे चार्ज ऑफ बी इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ ए। तो ये बातें भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हम असाइनमेंट के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट चार्ज, concept was given by Michael Faraday
माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसने बोला था कि इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन कि इसकी कुदरती तौर पे इसका साइंस के पास कोई आंसर नहीं है। हमारे पास इस तरह की चार जो है वो फोर्सेज हैं जिनकी साइंस के पास कोई रीजन नहीं है। नंबर 1 हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार फोर्स हैं जिनको हम बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर बोलते हैं, जिनकी साइंस को रीजन पता नहीं है। तो माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। फार्मूला बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम यहाँ इसको देखें इन फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला Q/R स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग फोर्स होती है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू फोर्स। यूनिट की बात की जाए इसके, तो इसके यूनिट फार्मूला से न्यूटन पर कूलम। इस न्यूटन पर कूलम को कन्वर्ट करना है आपने एसआई बेस यूनिट के अंदर। एसआई बेस यूनिट आपने इसके खुद फाइंड आउट करने हैं। समटाइम्स आ जाते हैं डायमेंशन, तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके एसआई बेस यूनिट पता होने चाहिए। अदर यूनिट्स हैं इसके वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, वो आपको पता है, हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल R। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक और जो है वो चीज आप लोगों ने यहां से बुक की, एग्जाम्पल 12.2 न्यूमेरिकल 12.3 12.4 12.5 ये सारे आप लोगों ने करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ इन्हीं न्यूमेरिकल्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो ये कि हमारे पास जो है वो लेट बी से दो चार्जेस हैं। लेट बी से इट इज ऑफ 8 कूलम -8 कूलम एंड अनदर चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव 4 कूलम। तो बताएं वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है कि वेयर इट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहां पे? तो अब देखें, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, जो -8 कूलम वाला चार्ज है इसका फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा और लार्ज होगा। जो पॉजिटिव 4 वाला कूलम वाला चार्ज है इसका फील्ड वीक होगा उससे। और यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनकी आइदर साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इसकी अगर हम देखें तो इसकी अगर हम देखें तो इस साइड पे कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ कहीं इस साइड पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो क्लोजर जो है, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाए, अल्फा ऑप्शन टुवर्ड्स राइट ऑफ -8 कूलम, बीटा ऑप्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव 4 कॉलम, चार्ली ऑप्शन टुवर्ड्स राइट ऑफ 4 कॉलम, डेल्टा ऑप्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ -8 कॉलम। तो यहां पे याद रखें कि हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड कम है, अब ये चूंकि ऑपोजिट चार्ज है तो इनके सेंटर में तो 0 नहीं हो सकता था, लेकिन जो छोटा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी आप ऑपोजिट साइड पे, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग से ऑपोजिट साइड पे, विच इज राइट साइड ऑफ पॉजिटिव 4 कॉलम, पॉजिटिव इसमें चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन टुवर्ड्स द राइट ऑफ पॉजिटिव 4 कॉलम। तो ये आंसर इसके अंदर ठीक होगा। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को जो है वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। और याद रखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर हमेशा तभी कैंसिल होते हैं वेयर दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, वेयर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो E1 इज इक्वल टू E2। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट फार्मूला आप लोगों से बनवाऊं जो हमारे पास बुक में गिवन है,
देखें इसको आप पुट करते हैं के Q1 ओवर आर स्क्वायर, हियर के Q2 ओवर डी स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो चार्जेस और उनका डिस्टेंस जो है उनका स्क्वायर को कंपेयर करें और चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें। अगर आपके पास जो है वो वैल्यूज गिवन है, अगर आपने जब पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो फिर आप इसी शॉर्ट फार्मूले को यूज करेंगे। जिस तरह के लेट बी से आपके पास बुक में एक फार्मूला गिवन है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू अब शायद याद नहीं है, लेकिन लेट बी से अगर ये 16 माइक्रोकूलम चार्ज है पॉजिटिव एंड इट इज ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव, तो हम कहते हैं जारी बात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके सेंटर में इनके दरमियान में की जीरो होगा, सेंटर में नहीं सॉरी। तो पॉजिटिव 4 कूलम चूंकि छोटा चार्ज है तो इसके हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जीरो है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस टोटल 3, इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस था 3, तो हम कहते हैं यहां से डिस्टेंस है इसका, लेट से इस चार्ज से डिस्टेंस का दैट इज डी, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया, दिस इज Q 16 माइक्रोकूलम, इसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है दैट इज 3 माइनस डी, क्योंकि सारा तो नहीं है, पॉइंट P तक 3 माइनस डी होगा, 3 माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, इसका डी स्क्वायर, सिंपली हियर 16 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अंडर रूट ले लें 2 ओवर 3 माइनस डी इज इक्वल टू 1 ओवर डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू हैव 2d 3 माइनस डी एंड हियर फ्रॉम d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential. Electric potential work done in carrying a unit charge from point of infinity to a given point in electric field is called electric potential. V is equal to work done per unit charge, or V is equal to energy per unit charge. Potential difference, if we move a charge from one point to another point in the field, अगर दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर ही हो तो फिर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान द चार्ज पे वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डेल्टा W ओवर Q नॉट, और डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हमारे पास है वोल्ट, एंड वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कॉलम। यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्कस करें दैट इज सिंपली V इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर विच इज इक्वल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। और यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा MCQ जो हमारी एग्जांपल भी है कि अगर एक चार्ज है पॉजिटिव Q1 और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव Q2 नेगेटिव Q2, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे जो फार्मूला है दैट इज V नेट, दैट इज बिकॉज ऑफ V प्लस प्लस V नेगेटिव एंड इट विल बी 0। ये हमारी बुक की एग्जांपल भी है, ये आप लोगों ने करनी भी है। और यहाँ पे अगर हम जो है वो डिस्कस करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एंटी टेस्ट के वाले से, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस, इमेजिन लेट मी से वी हैव अ चार्ज हियर पॉजिटिव Q, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस हमने बना ली है जिसका
हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो चार्ज के सेंटर से सेम है। ये जो है आर हर पॉइंट से क्या है, सेम। तो इसके तमाम साइड्स के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे लेट से दिस पॉइंट पी, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है दिस इज वीपी, और अगर एक ये पॉइंट है दिस इज क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है वी क्यू। तो याद रखें वीपी इज इक्वल टू वी क्यू। तमाम जगह पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और एक बात याद रखें, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और हमारे पास अगर हम रियल की बात करें, अगर हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर हमने चार्जेस प्लेस किए हैं लाइक इन दिस फॉर्म, सो इट इज अ रियल। जैसे आपके पास बुक में एक जो है वो एमसी शॉर्ट क्वेश्चन है, a charge is distributed uniformly over the surface of a balloon, what will be the electric field inside the charged rubber balloon। तो गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन भी है। तो ऐसी सर्फेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेस, जिसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। याद रखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट। जाहिर बात है फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज जीरो। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी, हमारे पास अगर हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। तो वर्क डन याद रखें, वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमारे पास वर्क डन की टोटल वैल्यू जीरो होती है। और याद रखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बात की जाए पोटेंशियल कांस्टेंट डेल्टा भी जीरो। आपके पास बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो डेल वी ओवर डेल आर से, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ चेंज पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, वर्क डन की वैल्यू भी जीरो होती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है यूनिट ऑफ एनर्जी। ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, इट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर हम फार्मूला में बात करें तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास बुक में न्यूमेरिकल भी है 12.7, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। और काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे एक बात जो प्रीवियस टॉपिक से, पोटेंशियल वाले टॉपिक से मुझसे एक चीज मिस हो गई, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में से कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इसकी तरफ लेके जाते हैं, इसकी तरफ लेके जाते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, डेल वी इंक्रीजेस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इससे अवे लेके जाते हैं क्यू नॉट, तो डेल वी चेंज इन पोटेंशियल डिक्रीजेस। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज की बात करें, अगर एक नेगेटिव चार्ज हम इस तरफ लेके आते हैं तो डेल वी डिक्रीजेस, इसकी जो है वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन है। और अगर हम इसको अवे लेके जाएंगे तो डेल वी इंक्रीजेस। तो ये चीजें भी आप लोगों ने इसमें से याद रखनी है। यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है कि जब हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल, यहाँ पे दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है। अगर हम इसको इसके करीब लेके आ रहे हैं, इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ये बातें भी हमें याद रखनी है। इसको हम अवे लेके जा रहे हैं, अवे लेके जा रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बट काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही होगी। एंड सेम लाइक केस इज हियर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये इसकी हमारे पास जो है वो फॉर्म सी एनर्जी, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल में या बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एनर्जी की वैल्यू या वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है।
ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। और 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ये भी आप लोग बताएंगे, इन जूल बताएंगे ये। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है इसके, आई थिंक सो 12.5 एग्जाम्पल है, वो आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ Fe एंड Fg। ये सारा आप फ्रॉम PTB की बुक से जो है वो रीड करेंगे, वहां पे सारे पॉइंट्स गिवन है, उनको सारा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे जो है वो पार्ट सिलेबस का पार्ट है, इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा। ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल इंशाल्लाह हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।